हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 4 के टॉपिक में से लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने बायोट-सवार्ट्स लॉ, एम्पियर्स लॉ और मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी कंडक्टर को रखेंगे जिसके अंदर करंट है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। तो चैप्टर 4 के हर एक लेक्चर्स को हम लोगों ने डिस्कस किया, हर एक टॉपिक को डिस्कस किया और हर एक टॉपिक का हर एक लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले हम गैल्वेनोमीटर को समझ लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर एक्चुअली में है क्या। इससे पहले हम लोगों ने करंट को समझा है, तो और उससे भी पहले हम लोगों ने चैप्टर 2 में पोटेंशियल को समझा था। तो जब हम लोग पोटेंशियल समझे तो वहां पर मैंने बताया था कि जिस डिवाइस से हम लोग पोटेंशियल को मेजर करते हैं उसे हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, तो जो डिवाइस वोल्टेज को मेजर करे उसे हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। और वोल्ट मीटर के पास रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और वोल्ट मीटर जुड़ता है पैरेलल। किसी भी सर्किट में वोल्ट मीटर कैसे जुड़ेगा? पैरेलल जुड़ेगा। जहां पर भी आप जिस पॉइंट पर भी आपको वोल्टेज मेजर करना है वहां पर आप उस वोल्ट मीटर को पैरेलल जोड़ दें। ठीक है, तो पोटेंशियल के लिए वोल्ट मीटर पैरेलल जुड़ेगा, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। अब बात करते हैं करंट के लिए। तो करंट के लिए आपको पता है कि किसी सर्किट में करंट है, आपको ये चीज आप ये कंफर्म है कि उसमें करंट है, लेकिन आपको पता ये नहीं है कि उस सर्किट में जो करंट है वो एक्चुअली में है तो कितना है। तो उस करंट के मेजरमेंट के लिए जो डिवाइस हम लोग यूज करेंगे उसे कहते हैं एमीटर। और एमीटर करंट को मेजर करता है ना। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है, एमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है और इसे जो हम कनेक्ट करते हैं वो सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर, करंट के लिए एमीटर। वोल्टेज का रेजिस्टेंस हाई होगा, एमीटर का रेजिस्टेंस लो होगा। वोल्टेज पैरेलल में कनेक्ट होगा, एमीटर सीरीज में कनेक्ट होगा। तो ये दो डिवाइस आप समझ गए। ठीक है, अब बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की। तो गैल्वेनोमीटर के बारे में आपने इसके एक झलक को देखा होगा अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, जिसमें हम लोग जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, या पोटेंशियोमीटर, तो वहां पर हम लोग गैल्वेनोमीटर को पढ़े थे। तो और यहां पर हम इसके कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, हर एक चीज को समझ रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर एक्चुअली में है तो क्या है। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो प्रेजेंस ऑफ करंट को मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो प्रेजेंस ऑफ करंट को मेजर करता है। प्रेजेंस ऑफ करंट मतलब आपको उस सर्किट में या उस चीज में मालूम नहीं है कि करंट है या नहीं है, आपको पता लगाना है, डिटेक्ट करना है कि उसमें करंट है एक्चुअली में या नहीं है। तो उस चीज का पता लगाने के लिए जो डिवाइस हम लोग यूज करेंगे वो है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का इंट्रोडक्शन आप समझ गए होंगे कि गैल्वेनोमीटर एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है जिसके मदद से हम लोग प्रेजेंस ऑफ करंट को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर क्या है, बात समझ में आ रही है आपको। तो गैल्वेनोमीटर का इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो गैल्वेनोमीटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे तो क्या लिखेंगे? इट इज ए डिवाइस, ये एक डिवाइस है used to know the presence of I, that is current। तो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है, एक सेंसिटिव डिवाइस है जिसके मदद से हम लोग प्रेजेंस ऑफ करंट को डिटेक्ट करते हैं, नो करते हैं, पता लगाते हैं कि उसमें करंट है या नहीं है। ठीक है, तो इस गैल्वेनोमीटर के बारे में आपको इसका इंट्रो समझ में आ गया। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट और वो है प्रिंसिपल। ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो ये जिस प्रिंसिपल पर काम करता है वो एक्चुअली में इससे प्रीवियसली हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रखेंगे तो वो कॉइल अपने ऊपर टॉर्क फील करता है। ठीक है, उसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन, यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल का। ठीक है, तो आप जाकर देख सकते हैं। टॉर्क अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को रखते हैं तो उस पर क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा और वो कॉइल रोटेट करना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल है इस गैल्वेनोमीटर का। इंट्रोडक्शन समझ गए। प्रिंसिपल क्या है? टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग
कॉयल कंडक्टर, करंट कैरिंग कॉयल कंडक्टर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। जब आप मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कॉयल कंडक्टर को रखेंगे तो वो अपने ऊपर टॉर्क महसूस करेगा और वो अल्टीमेटली रोटेट करना शुरू हो जाएगा। इसके डायग्राम को आप समझते हैं, ठीक है। इंट्रो समझ गए, प्रिंसिपल समझ गए, अब हम इसके डायग्राम के बारे में समझते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि डायग्राम है, इसमें ये जो ब्लू वाला है, ब्लू कलर से जो ड्रॉ करा है, ये एक्चुअली में क्या है, फ्रेम, ठीक है। इस फ्रेम में इस फ्रेम के अंदर ये इंडिकेटर है, ठीक है। उसके बाद ये यहां पर मैग्नेट रखा हुआ है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। ये थोड़ा कर्व है, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये कॉइल रखा हुआ है और ये इस कॉइल का एक्सिस है जिस पर ये कॉइल रोटेट करेगा। उसके बाद इस कॉइल में पॉइंटर लगा है, जब ये रोटेट करेगा, ठीक है, तो इसका जो पॉइंटर है इस तरह ऐसे पॉइंटर रखा हुआ है। जब ये रोटेट करेगा तो ये जो पॉइंटर है, ठीक है, ये जो पॉइंटर है ये इस तरह अगर ये रोटेट करेगा तो ये पॉइंटर इसके डिफ्लेक्शन को बताएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर जो आप एक पट्टी देख रहे हैं, इस पट्टी को हम लोग कहते हैं फॉस्फर ब्रोंज, ठीक है। इस पट्टी को क्या कहते हैं, फॉस्फर ब्रोंज। उसके बाद ठीक इसके नीचे जब आप देखेंगे तो एक स्प्रिंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इस कॉइल में से 2 टर्मिनल निकला हुआ है और इस 2 टर्मिनल को जहां पर भी हम इस दोनों कॉइल को जहां पर भी हम लगाएंगे इसमें से करंट फ्लो होगी और फिर ये टॉर्क, इसके ऊपर टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा और फिर ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो ये इसका फिगर है। इसके फिगर में हम लोगों ने क्या क्या यूज किया है, ठीक है। डायग्राम आप देख ले कि यहां पर है ना, इस डायग्राम को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या क्या है। यहां पर देखिए, कॉइल ऑन स्प्रिंग एंड फॉस्फर ब्रोंज। ये जो कॉइल है इस कॉइल को रखा गया है, लटकाया गया है, ठीक है। कैसे लटकाया गया है, ऊपर से फॉस्फर ब्रोंज लगा दिया गया है, ठीक है, और नीचे स्प्रिंग लगाया गया। ये ऐसे लटका हुआ है इस फ्रेम में, ऊपर इससे लटका हुआ है फॉस्फर ब्रोंज से और नीचे किससे लटका हुआ है, स्प्रिंग से लटका हुआ है, ठीक है। तो ये पहला डिस्क्रिप्शन। दूसरा डिस्क्रिप्शन क्या है कि जो हम मैग्नेट लेंगे वो एक्चुअली में सिलेंडर शेप्ड होगा, ठीक है। जो हम लोग यहाँ पर मैग्नेट ले रहे हैं वो सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है। उसके बाद इंडिकेटर टू शो रोटेशन, इंडिकेटर यूज करेंगे हम रोटेशन शो करने के लिए। अब हमने इंट्रो समझ लिया, प्रिंसिपल समझ लिया, डिस्क्रिप्शन समझ लिया। अब थोड़ा और डिटेल में आते हैं कि यहाँ पर ये जो हमने जो सिलेंड्रिकल मैग्नेट लिया है वो एक्चुअली में क्यों लिया है, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल मैग्नेट एक्चुअली में होता ये है कि जैसे इस तरह ये जो पाइप है, ठीक है, आपने पाइप देखा होगा। इस पाइप को जब हम ऐसे, ये जो पाइप है इसको जब हम ऐसे काटेंगे, ठीक है, ये जो पाइप है, ठीक है, इस पाइप को जब हम ऐसे काटेंगे तो ये जो पाइप है जो कि सिलेंड्रिकल है ये कुछ इस टाइप का मिल जाएगा, इस टाइप का मिल जाएगा सेमी सर्कुलर आर्क के फॉर्म में। अब इस दोनों, एक इसमें से नॉर्थ मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, और एक इसमें से साउथ है, ये ऐसे इसमें रखा हुआ है, ठीक है। अब जब ये इसमें रखा हुआ है तो अब क्या करते हैं कि इसके अंदर ये मैग्नेट का कंस्ट्रक्शन आप समझ गए कि मैग्नेट सिलेंड्रिकल है, ठीक है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट है। इसे काटेंगे तो कुछ इस टाइप का शेप मिलेगा, ठीक है। एक इसमें से नॉर्थ है, एक साउथ है। ये नॉर्थ और साउथ दोनों सिलेंड्रिकल मैग्नेट है और इसे ऐसे रख देंगे तो यहाँ पर परफेक्ट सर्कुलर फॉर्म में, मतलब कि ऐसा बनाने का मतलब इस वजह से है कि जब हम इस नॉर्थ और इस साउथ को अटैच करेंगे तो इस पूरे ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, इस सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पर देखने को मिलेगा, इस वजह से सिलेंड्रिकल है। अब मैग्नेट का कंस्ट्रक्शन आप समझ गए, कंसेप्ट समझ गए। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर कहने का मतलब ये है कि जैसे ये है, ठीक है, इसे मान लेते हैं ये सॉफ्ट आयरन कोर है। अब इस सॉफ्ट आयरन कोर पर क्या करते हैं हम, ऐसे तार लपेट देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये सॉफ्ट आयरन कोर है तो इस सॉफ्ट आयरन कोर पर हम क्या करेंगे, ऐसे तार लपेट देंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से इस पर हमने क्या करा, ऐसे तार लपेट दिया, ठीक है। तो ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ये सॉफ्ट आयरन कोर, और इसके ऊपर हमने तार को लपेट दिया जिसे हम कॉइल कह रहे हैं। अब क्या करते हैं, इस सॉफ्ट आयरन कोर को, ये जो मैग्नेट था इस मैग्नेट में ऐसे लेते हैं और इंसर्ट कर देते हैं। तो ये कुछ इस टाइप का, ऐसा जो था इसमें ये कॉइल आ जाता है। अब
ये जो था, तो ये जो मैग्नेट आप देख रहे हैं, ये जो मैग्नेट, इस मैग्नेट में जब हम कॉइल डालते हैं तो एकदम फिक्स हो जाता है, जरा सा भी उसमें जगह नहीं रहता है। ठीक है, यहां पर हम अपने कन्वीनियंस के लिए देखिए, अगर इसे हम ऐसे ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट कर दे तो ये कॉइल हो जाएगा, तो देखिए जरा सा भी जगह नहीं। अब ये इसमें क्या होगा, ऐसे रोटेट करेगा जब हम इसमें से करंट पास कराएंगे। ठीक है, तो जब इसमें से करंट फ्लो होगी तो ये इस तरह से रोटेट करेगा। तो आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा है कि सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, और सिलेंड्रिकल मैग्नेट में हमने कॉइल, सॉफ्ट आयरन कोर और सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर कॉइलिंग कर दिया और इसे मैग्नेट के अंदर ऐसे इंसर्ट कर दिया। तो अब देखें कि जब आप इसे ऊपर से देखेंगे तो ये जो मेरा हाथ है, ये जो मेरी उंगलियां हैं, ये उंगली मैग्नेट को दिखा रहा है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, और ये जो ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हैं ये क्या है, वायर। तो इसे अगर हम ऊपर से देखेंगे तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि ये मैग्नेट हो गया नॉर्थ साउथ। ठीक है, नॉर्थ साउथ, और ये मेरा ये जो हो गया मैग्नेट हो गया। तो ये रेड कलर से क्या है, मैग्नेट है। इसमें देखें, अगर थोड़ा कंपेयर करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये सॉफ्ट आयरन कोर, ब्लैक ब्लैक जो है सॉफ्ट आयरन कोर, और इसमें ब्लू कलर से जो है ये कॉइल है। ठीक है, तो इसका टॉप व्यू भी आपको इजीली समझ में आ गया। अब यहां पर इसके वर्किंग को थोड़ा समझते हैं। वर्किंग समझने के लिए क्या करेंगे, देखिए, है ना। अब जब हम इसमें यहां पर मैग्नेट दे दिए तो मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, लेकिन जैसे ही हम इसमें से करंट पास कराएंगे, तो जैसे ही इसमें से अगर करंट होगा, प्रेजेंस ऑफ करंट, अगर करंट होगी तो करंट इसमें से पास होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे करंट इसमें से पास होनी शुरू हो जाएगी, पहले से ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, इसके ऊपर क्या लगना शुरू हो जाएगा, टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा। जैसे ही टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा, ये मूव करने लगेगा। टॉर्क की वजह से इसमें मूवमेंट होगा, ये रोटेट करेगा अपने एक्सिस पर। जैसे ही ये रोटेट करेगा, पॉइंटर इधर उधर हिलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही पॉइंटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, हम कहेंगे कि जो डिवाइस, जहां पर भी आप करंट में देखने गए थे, जहां पर भी आप करंट के डिटेक्शन के लिए गए थे, वहां पर ये पॉइंटर हिलना शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे कि वहां पर पॉइंटर, वहां पर करंट है। ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर का वर्किंग है। अब एक थोड़ा सा ये जो फिगर है इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, ये फिगर, ये जो है, ये ऐसा कंसेप्ट कैसे हो गया, इसे थोड़ा हम लोग बारीकी से समझते हैं। ठीक है, देखिए, यहां पर एक नॉर्थ मैग्नेट है और एक साउथ मैग्नेट है। सर्कुलर मैग्नेट लेने का क्या मतलब है, ये हमें समझना है। ठीक है, तो सर्कुलर मैग्नेट जब हम लेते हैं तो पहली चीज मैंने बताई आपको कि एक रेंज में, एक सर्कुलर रेंज में पूरा मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि कैद हो गया, पूरे मैग्नेटिक फील्ड को एक सर्कुलर रेंज में हमने कैद कर लिया। अब होता यह है कि जब हम सॉफ्ट आयरन कोर, जैसे मान लेते हैं कि अगर ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और इसके बीच में ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो जैसे ही हम इस फील्ड में क्या करते हैं कि मैग्नेट को रखते हैं, जैसे ही हम इस फील्ड में किसी सॉफ्ट आयरन कोर को रखते हैं, तो सॉफ्ट आयरन कोर के पास ये टेंडेंसी होती है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है कि वो ये काम ये करेगा कि सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से, मतलब कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे इसे फिर से यहां ड्रॉ कर रहे हैं, ये नॉर्थ और ये साउथ, और इसके अंदर जो हमने ये सॉफ्ट आयरन कोर रखा है, तो ये सॉफ्ट पहले ऐसा है था, जैसे ही हम सॉफ्ट आयरन कोर को इसके अंदर रखेंगे, ये क्या करता है, सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा कि अपने अंदर बुला लेता है, और ऐसा फील कराएगा कि ये सेंटर की तरफ जा रहा है, और फिर बाहर निकलता है। फिर जो भी दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कुछ इस तरह से जाएगा, फिर तीसरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो ये सारे मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, अपने अंदर से पास कराता है, और अपने अंदर इस तरह कर देता है जैसे ये फील हो कि ये सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर की तरफ जा रहे हैं, जैसा कि यहां मैंने आपको दिखाया। ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ये ब्लैक वाला सॉफ्ट आयरन कोर है, और ये जो ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हैं ये है यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट किया गया, बात समझ में आ रही है आपको। नॉर्थ और साउथ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही हम सॉफ्ट आयरन कोर रखेंगे,
फील्ड के पैटर्न को वो चेंज कर देगा इस तरह से कि वो सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कहेगा आप मेरे अंदर से होकर जाइए, ठीक है। जब उसके अंदर से वो होकर जाएंगे तो ऐसा फील होगा कि सारे फील्ड लाइंस कहां बढ़ रहे हैं, सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं और सेंटर से निकल रहे हैं, और अल्टीमेटली फाइनली आपको फील्ड लाइंस कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब यहां पर ऐसा करने का क्या मकसद है, इसे हम लोग समझते हैं, इससे क्या बेनिफिट हो रहा है। ऐसा फील्ड लाइंस कर ले रहे हैं तो हम कौन सा तीर मार ले रहे हैं, वो तीर समझिए, ठीक है। तो यहां पर हम ये जानते हैं कि इसमें जैसे ही करंट पास होगी तो इसके ऊपर टॉर्क लगेगा। टॉर्क जब लगेगा तो क्या होगा, तो टॉर्क का हम लोग फॉर्मूला, ठीक है, वर्किंग में देखिए, व्हेन करंट फ्लो थ्रू द कॉइल ए टॉर्क इज क्रिएटेड, और टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कितना होता है, NIAB sin थीटा, ये फॉर्मूला होता है टॉर्क का। N यहां पर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, I क्या है, इसमें से जितनी भी करंट पास होगी उसकी मैग्नीट्यूड, A क्या है, कॉइल का एरिया, A क्या है, कॉइल का एरिया, N क्या है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, I जो इसमें से पास होगी करंट, B जो आपने मैग्नेटिक फील्ड दिया है वो। अब ये जो थीटा है, ये थीटा होता है किसके किसके बीच में, थीटा बिटवीन, थीटा दो चीज के बीच में होती है, थीटा दो चीज के बीच में होगा, किसके किसके बीच में, A वेक्टर एंड B वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल को ही हम लोग किससे दिखाते हैं, थीटा से दिखाते हैं। अब एक चीज समझिए, ठीक है, इसे इरेज कर दे रहे हैं, ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब देखिए A और B, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा। जब आप इस चीज को बनाएंगे तो जितना टर्न देना है वो तो आप दे दीजिएगा, तो वो फिक्स है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट हो जाएगा। करंट कितनी पास होगी, कितनी पास नहीं होगी, इसके बारे में आपको आइडिया नहीं, क्योंकि आप प्रेजेंस को पता लगाने जा रहे हैं। एरिया फिक्स्ड, ये एरिया फिक्स्ड है। मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेट आप डाल देंगे वो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, तो बी भी फिक्स्ड है। तो NIAB लगभग कांस्टेंट है, बच रहा है कौन, थीटा। तो टाउ मैक्सिमम कब होगा, फॉर मैक्सिमम टॉर्क थीटा का वैल्यू, मतलब साइन थीटा कितना होना चाहिए, साइन थीटा का वैल्यू होना चाहिए 1, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम यहां से इस फॉर्मूला से इस थीटा को हटाना चाहते हैं, तो जब हम थीटा हटा देंगे तो हमारे पास होगा NIAB, ठीक है। NIAB, यहां से जब हम थीटा को हटाने जाएंगे तो हमें मिलेगा NIAB। हम चाहते हैं कि थीटा 90 हो, थीटा मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री। तो अब 90 कैसे होगा, तो देखें कि यहां पर जो कॉइल है और इस कॉइल के पास एरिया है, तो इस कॉइल का एरिया वेक्टर किधर होगा, इस तरफ, ठीक है, कॉइल का एरिया वेक्टर किधर है, इस तरफ। और आप मैग्नेटिक फील्ड देखें, या मैग्नेटिक फील्ड हमेशा रेडियल होगा, तो इस लाइन पर जब आप मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो देखें इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम खींचकर यहाँ ले आए तो देखेंगे कि आप 90 डिग्री बन रहा है। अब ये कॉइल घूमकर थोड़ा इस तरफ आ गया, ठीक है, अब ये कॉइल घूमकर, ठीक है, अब कॉइल घूम जाता है और घूमकर ऐसे हो जाता है, ठीक है, कॉइल थोड़ा डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, डिफ्लेक्ट होकर मान लेते हैं कॉइल ऐसे हो गया, सॉरी, कॉइल रोटेट करके ऐसे हो जाता है। तो अब देखें, अब फिर से देखिए एरिया वेक्टर फिर से किधर हो गया, तो एरिया वेक्टर इधर हो गया n कैप, मैग्नेटिक फील्ड फिर से थीटा कितना, 90 डिग्री। मतलब ये अगर हर हल्का पॉइंट भी डिफ्लेक्ट होगा तो हर एक पॉइंट पर थीटा कितना मिलेगा, 90 डिग्री। तो जो मैंने तीर की बात करी थी कि ऐसा करके हमने कौन सा तीर मार लिया, तो वो यही तीर है कि ऐसा करके हमने ये करा कि हर एक पॉइंट पर थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री, जिससे टॉर्क के फॉर्मूला से हमने साइन थीटा को हटा दिया। तो अब यहां पर टॉर्क कितना लग रहा है, NIAB, ठीक है, टॉर्क एक्टिंग बाय या टॉर्क एक्टिंग ऑन कॉइल, ठीक है, कॉइल पर जो टॉर्क लग रहा है वो है NIAB, ठीक है। अब इसके बाद देखें, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहां के बाद जब हम कॉइल को रोटेट कराएंगे तो ये जो फॉस्फर ब्रॉन्ज और स्प्रिंग है ये क्या काम करता है, तो आप जानते हैं कि किसी भी चीज को जब आप घुमाएंगे, ठीक है,
किसी भी चीज को जब आप उसे घुमाते हैं तो घुमाने के बाद उसमें जिस भी चीज से वो अटका हुआ है उसमें टेंशन पैदा होता है और वो चाहता है कि हम उस चीज को दोबारा अपने अवस्था में ले आए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर ये मैंने इसमें रबड़ लगा दिया है। ठीक है, अब इस रबर में जब हम इस पेंसिल को डालकर इसे, जैसे मैं इसे रोटेट करा रहा हूं, कैसे ध्यान से देखिएगा, इसे हम रोटेट करा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसे मैंने कैसे रोटेट कराया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराया। अब जब हम इसे छोड़ेंगे तो देखिए ये क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो गया। फिर से देखें कि जब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, ठीक है, जब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाए और जैसे ही हम छोड़ते हैं तो ये क्लॉकवाइज घूमा। उसी तरह जो रबर यहाँ पर क्या काम कर रहा है, ठीक है, ये जो इलास्टिक है ये क्या काम कर रहा है, हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो ये इस पेंसिल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो जैसे ही टॉर्क लगता है ये कॉइल घूमता है तो ये फॉस्फर ब्रॉन्ज और स्प्रिंग ये क्या करता है, इसको वापस अपने तरफ, मतलब अगर ये कॉइल क्लॉकवाइज घूमा, ठीक है, अगर ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घुमा जैसा कि इसमें मैंने घुमाया, तो ये फॉस्फर ब्रॉन्ज और स्प्रिंग क्या करेगा, इसे क्लॉकवाइज घुमाने का काम करेगा। ठीक है, तो अब देखिए जैसे इस पर मेरा फोर्स ज्यादा है, तो मेरा फोर्स ज्यादा है इस वजह से ये घूम रहा है, लेकिन ठीक है मेरा फोर्स ज्यादा है इस वजह से ये घूमा। तो जैसे ही अभी सब नॉर्मल स्टेट में है, जैसे ही इसमें से करंट पास होगी, टॉर्क इसको घुमाना शुरू कर देगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं क्योंकि यहां पर मैंने समझाया था। तो ये टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो जाएगा। तो पहले जैसे ये इजीली घूम रहा है उसी तरह पहले टॉर्क भी घूमना शुरू हो जाएगा, लेकिन एक हद के बाद, एक लिमिट के बाद जब करंट मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, करंट जितना भी हो उसमें, जिसमें भी आप प्रेजेंस पता करा रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ करंट कितना है, तो जितना भी उसमें मैग्नीट्यूड हो, वो मैग्नीट्यूड जब पहुंच जाएगा तो उस मैग्नीट्यूड तक पहुंचने के बाद टॉर्क स्टार्टिंग में मैक्सिमम होगा और टॉर्क क्या करेगा, टॉर्क की वजह से ये कॉइल घूम जाएगा। लेकिन एक लिमिट के बाद जब स्प्रिंग का टेंशन ज्यादा हो जाएगा, ये घूम रहा है, जब इस रबर का टेंशन ज्यादा हो जाएगा, जब इस स्प्रिंग का टेंशन ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, इसे एक एंगल तक घुमाने के बाद रोक देगा, क्योंकि फॉस्फर ब्रॉन्ज और स्प्रिंग नहीं चाहता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज में घूमे। फॉस्फर ब्रॉन्ज और स्प्रिंग चाहता है कि ये क्लॉकवाइज में घूमे। तो एक लिमिट के बाद ये क्या करेगा, रोक देगा। तो जैसे ही रोक देगा तो याद रखिए स्टार्टिंग में कॉइल पर जो टॉर्क लग रहा है वो ज्यादा है, स्प्रिंग का टॉर्क कम है, इस वजह से ये एक एंगल तक पहुंच जाता है। लेकिन बाद में, ठीक है, बाद में इस स्प्रिंग, ये जो फॉस्फर ब्रॉन्ज और स्प्रिंग है, ये अपना टॉर्क मैक्सिमम कर देता है, जिसकी वजह से कॉइल एक एंगल पर जाने के बाद रुक जाता है। तो एक एंगल पर जाने के बाद क्यों रुकता है, बात समझ में आ रही है। करंट मैक्सिमम होने की वजह से कॉइल घूमना शुरू हो जाता है, फॉस्फर ब्रॉन्ज और स्प्रिंग का जो टॉर्क है वो कम है। जैसे ही ये पहुंचता है मैक्सिमम लिमिट पर, ठीक है, तो फॉस्फर ब्रॉन्ज और स्प्रिंग जब अपने लिमिट पर पहुंच जाता है तो वो मैक्सिमम टॉर्क लगाता है, जिसकी वजह से कॉइल रुक जाती है, कॉइल रुक जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लीजिए ये इतना पर जाकर रुक गया, तो अब यहां पर जो टॉर्क लगा रहा है वो कौन लगा रहा है, तो फॉस्फर ब्रॉन्ज और स्प्रिंग लगा रहा है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब टॉर्क लगाएगा तो हम इस स्प्रिंग के टॉर्क को क्या मान लेते हैं, देखिए कॉइल पर जो टॉर्क लगेगा वो इतना है NIAB, ठीक है। अब स्प्रिंग पर कितना टॉर्क लग रहा है, तो मान लेते हैं फॉर स्प्रिंग के लिए देखिए, अगर 1 डिग्री घूमने पर टॉर्क लगाता है 1 यूनिट, ये जो स्प्रिंग है, ये जो फॉस्फर ब्रॉन्ज है, 1 डिग्री पर 1 यूनिट टॉर्क लगाया, तो 2 डिग्री पर 2 यूनिट लगाएगा। तो ये जो 1 डिग्री पर 1 यूनिट, 2 डिग्री पर 2 यूनिट, तो ये जितना भी होगा इसे हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यूनिट डिग्री, ये स्प्रिंग के लिए काम कर रहे हैं, यूनिट डिग्री क्रिएट्स यूनिट टॉर्क दैट इज K, ठीक है। तो 1 डिग्री
एक यूनिट टॉर्क क्रिएट कर रहा है, जिसे हम लोग क्या मान लिए, K मान लिए। तो अगर 5 डिग्री, तो 5 डिग्री क्रिएट्स, 5 डिग्री कितना क्रिएट करेगा, तो 5K। तो ये टाउ है किसकी वजह से, ठीक है, स्प्रिंग की वजह से। टाउ किसकी वजह से है, स्प्रिंग की वजह से। अब देखें, जब अब इस डिग्री, मतलब ये जो स्प्रिंग है ये 5 डिग्री पर जाने के बाद इस कॉइल को रोक देता है। कॉइल घूमा 5 डिग्री, बस रुक गया। तो जहां पर कॉइल रुक गया है वहां पर कॉइल के द्वारा जो टॉर्क लग रहा है वो, और स्प्रिंग के द्वारा जो टॉर्क लग रहा है वो दोनों का दोनों ही इक्वल है, ठीक है। तो टॉर्क आप कॉइल वाला देख लिए NIAB, स्प्रिंग के लिए देख लिए कि अगर 1 डिग्री टॉर्क, 1 डिग्री एंटी क्लॉक घूमा कॉइल अगर 1 डिग्री एंटी क्लॉक घूमा तो स्प्रिंग उस पर अपोजिट डायरेक्शन में यूनिट डिग्री टॉर्क लगाएगा। तो इसी तरह करते 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 इस 1 डिग्री वाले में हम क्या मान लिए कि मान लेते हैं K है वो। तो अगर टॉर्क 5 डिग्री घूमा है एंटी क्लॉक में, तो स्प्रिंग 5 डिग्री क्या करेगा, क्लॉकवाइज में 5 × K जितना टॉर्क लगाएगा। और वहां पर जहां पर कॉइल रुक गया है वहां पर स्प्रिंग के द्वारा टॉर्क और कॉइल के द्वारा टॉर्क, ये दोनों का दोनों इक्वल हो गया। जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो देखें, दोनों को जब हम इक्वेट कर देंगे, ठीक है, टाउ कॉइल द्वारा और टाउ स्प्रिंग द्वारा दोनों इक्वल हो गया। तो कॉइल वाला लिख लेते हैं NIAB और स्प्रिंग वाला लिख लेंगे 5K, ठीक है। स्प्रिंग वाला क्या लिख लिया हम, 5K। अब देखिए, अगर हम I को इधर रखे, सबको उधर भेज दे, तो हमें मिलेगा 5K/NAB, ठीक है। I = 5K/NAB। अब देखिए, I = 5, ठीक है, और K कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, नंबर ऑफ कॉइल, A एरिया कांस्टेंट है, B मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। तो यहां पर हम लिख देते हैं G, और ये जो G है, इस G को कहते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक है। और G का वैल्यू क्या है, तो G = KNAB, ठीक है। तो अब देखें कि G किसी भी जगह पर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो G हम कैसे निकालेंगे, हम जो स्प्रिंग यूज करेंगे उस स्प्रिंग का हमें स्प्रिंग कांस्टेंट या वो 1 डिग्री पर कितना टॉर्क क्रिएट कर रहा है ये हमें पता होगा। तो हमें K का वैल्यू पता है। हम जो कॉइल तैयार करेंगे उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमें पता है, कॉइल के एरिया का पता है, और जो हम मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं वो भी हमें पता है। तो हम G निकाल सकते हैं। और जब हम G निकाल सकते हैं तो हमें हर गैल्वेनोमीटर, जो भी गैल्वेनोमीटर आप कंस्ट्रक्ट कीजिएगा उसका आपको G मालूम होगा। और जब आपको G मालूम होगा तो ये इंडिकेटर पर कितना डिग्री डिफ्लेक्शन हुआ है ये आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जब आपको पता होगा तो आप उस वैल्यू को यहां कीजिएगा, G के वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आपको करंट पता चल जाएगा कि वहां पर करंट कितनी है उस पॉइंट पर, या उस जगह पर पॉइंट करंट की मेजरमेंट क्या है। तो करंट की वैल्यू को आप पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से गैल्वेनोमीटर काम करता है। जब आपको फाई पता होगा तो आप करंट के मैग्नीट्यूड को भी पता कर सकते हैं। फाई और G का वैल्यू आपको मालूम होगा, तो 5 × G कर देंगे तो आपको करंट के वैल्यू का पता चल जाएगा, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर के वर्किंग को आप समझ गए, इंट्रो समझ गए, प्रिंसिपल समझ गए, डिस्क्रिप्शन समझ गए, ऐसा पैटर्न देने का क्या मकसद है ये भी आप समझ गए, और इसके वर्किंग को आप समझ गए, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट क्या होता है ये भी आप समझ गए। अब इसमें जो चीजें हैं वो ये है कि गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को हम कैसे परखेंगे, हम सेंसिटिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि गैल्वेनोमीटर को, ये बोर्ड में पूछा जाता है, मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या गैल्वेनोमीटर को हमें वोल्ट मीटर में कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि गैल्वेनोमीटर बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, इसका हर एक चीज़। अगर आपको इत्तू सा भी डाउट है या कमेंट कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर बेशक कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को डालें, और मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपके कंसेप्ट को, आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा,
ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और कहें बेहतरीन लेक्चर इस चैनल पर फिजिक्स के देखने को मिलेंगे। आपका फिजिक्स ऐसा हो जाएगा कि आप किसी को भी समझा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।